आज हम सीखेंगे जंतु के एपिथेलियमी ऊतक के बारे में। जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते हैं और विभिन्न प्रकार की गतियां करते हैं। इसी के साथ जंतुओं के शरीर में उपस्थित विभिन्न अंगों में विभिन्न प्रकार की गतियां होती है। उदाहरण के लिए हृदय का स्पंदन, फेफड़ों का ऊपर और नीचे होना, रक्त वाहिकाओं में रक्त का प्रवाहित होना इत्यादि। क्या आप बता सकते हैं कि जंतुओं में इस तरह की विभिन्न प्रकार की गतियां कैसे होती है? चलिए हम बताते हैं। हमारे हृदय और फेफड़ों में पेशी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ये पेशी कोशिकाएं फैलती और सिकुड़ती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में विभिन्न अंगों में गति हो पाती है, जिससे शरीर के अंग आवश्यक कार्यों को संपन्न कर पाते हैं। हम जानते हैं कि शरीर में एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक यानी टिश्यू कहलाता है। जैसे रक्त और पेशी दोनों ऊतक है, शरीर के विभिन्न कार्य विभिन्न ऊतकों में विभाजित होता है, जिसे हम श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। ऊतक के कार्य करने के आधार पर जंतु ऊतक को एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू और तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू में वर्गीकृत किया गया है। अब चलिए जंतु के एपिथेलियमी ऊतक को विस्तार से समझें। जंतु के शरीर को ढकने और बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक एपिथेलियमी ऊतक है। शरीर के अंदर उपस्थित अंग और गुहिकाएं एपिथेलियम ऊतक द्वारा ढकी हुई होती है। मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी का स्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली, त्वचा आदि एपिथेलियमी ऊतक से बने हुए हैं। शरीर में उपस्थित विभिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए एपिथेलियम ऊतक अवरोध यानी बैरियर का निर्माण करती है। एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई होती है और इनके बीच बहुत कम स्थान होता है, इसलिए यह ऊतक एक अनवरत परत यानी कंटिन्यूअस लेयर का निर्माण करता है। इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं। शरीर में प्रवेश करने वाले और बाहर निकलने वाले पदार्थ एपिथेलियम की किसी परत से होकर गुजरते हैं। इसलिए एपिथेलियमी कोशिकाओं के बीच में परागम्यता यानी परमिएबिलिटी है, जो शरीर और बाहरी वातावरण में पदार्थों के आदान प्रदान तथा शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साधारणतः सभी एपिथेलियम को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली यानी एक्स्ट्रासेल्युलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे उपस्थित ऊतकों यानी अंडरलाइंग टिश्यूज से अलग करती है। एपिथेलियम ऊतक के कार्य करने के आधार पर एपिथेलियम की संरचनाएं भिन्न प्रकार की होती है। शरीर के ऐसे अंग जहां पदार्थों का संवहन वर्णात्मक परागम्य झिल्ली यानी सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा होता है, वहां पर चपटी एपिथेलियमी ऊतक कोशिकाएं उपस्थित होती है। इनको सरल शल की एपिथेलियम कहा जाता है। यह अत्यधिक चपटी और कोमल होती है, जिसके कारण यह कोमल अस्तर यानी लाइनिंग का निर्माण करती है। मुंह और आहार नली का अस्तर सरल शल की एपिथेलियम से ढका हुआ होता है तथा शरीर का रक्षात्मक कवच यानी त्वचा सरल शल की एपिथेलियम से बनी होती है। यह एपिथेलियम निश्चित पदार्थों का वहन करने का कार्य संपन्न करती है। त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाओं को कटने और फटने से बचाने के लिए त्वचा में कई एपिथेलियमी परतें उपस्थित होती है। क्योंकि त्वचा में एपिथेलियमी परतें एक पैटर्न में व्यवस्थित होती है, इसलिए इसे स्तरित शल की एपिथेलियम यानी स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहा जाता है। यह एपिथेलियम हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। शरीर के ऐसे अंग जहां स्त्राव और अवशोषण होता है,
जैसे आंत के आंतरिक अस्तर यानी इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, वहां लंबी एपिथेलियमी कोशिकाएं उपस्थित होती है, जिसे स्तंभाकार एपिथेलियम यानी कॉलमनर एपिथेलियम कहा जाता है। यह अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करती है। यह एपिथेलियम आंत्ररस यानी इंटेस्टिनल जूस स्त्राव करती है और पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। श्वास नली यानी ट्रकिया में उपस्थित स्तंभाकार एपिथेलियम पर बाल जैसी रचनाएं उपस्थित होती है, जिसे पक्षमाभ यानी सिलिया कहा जाता है। इसलिए इस प्रकार के एपिथेलियम को हम पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम यानी सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहा जाता है। यह पक्षमाभ गति करते हैं, जिसके कारण श्वास नली में उपस्थित श्लेष्मा यानी म्यूकस आगे की ओर स्थानांतरित होता है, जिससे श्वसन मार्ग यानी नेसल पैसेज साफ होता है। लार नली यानी सलाइवरी डक्ट और रुक्कीय नली यानी किडनी ट्यूब्यूल्स के आंतरिक आस्तर घनाकार एपिथेलियम यानी क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना हुआ होता है, जो उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करती है और लाल का स्त्राव और मूत्र में से अतिरिक्त पदार्थों को अवशोषित करती है। कभी कभी एपिथेलियम में ऊतक का भाग अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है, जहां कुछ एपिथेलियम कोशिकाएं ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है और एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करती है, जिसे ग्रंथिल एपिथेलियम यानी ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कहा जाता है। लाला ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेद ग्रंथि यानी स्वेट ग्लैंड्स और तैल ग्रंथि यानी सेबेशियस ग्लैंड ग्रंथिल एपिथेलियम के उदाहरण हैं। यह एपिथेलियम पसीने और श्लेष्मा का स्त्राव करती है। तो आज हमने सीखा जंतु के एपिथेलियम में ऊतक के बारे में।